हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे डिप्लोमा के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द सिलिकॉन। तो आप देखिए, ये सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, ये देखिए ये 14 है। तो फर्स्ट शेल में 2 रहेगा, सेकेंड शेल में 8 रहेगा और थर्ड शेल में ये 4 रहेगा। तो आप देखिए इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 4 है। तो इसका आंसर देखिए ये डी वाला आएगा। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास जो बैंड ऑफ एनर्जी रहेगी, तो बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। तो जो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड रहेगा बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड वैलेंस बैंड। अब देखिए बैंड ऑफ एनर्जी इज ऑक्यूपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो बेसिकली रहता है वो कंडक्शन बैंड में रहता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो रहता है ये देखिए ये वैलेंस बैंड में रहता है। तो बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड ये कंडक्शन बैंड। तो इसका आंसर देखिए बी रहेगा। अब ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड। तो आप देखिए कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा। अगर आप एक कंडक्टर ले, तो अगर आप एक कंडक्टर ले रहे हो तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। आप देखिए कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो इसमें हमको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। इसके लिए देखिए ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो रहता है ये ओवरलैपिंग रहता है, तो इसमें कोई बैंड गैप नहीं रहता है। तो ओवरलैपिंग जो रहता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये ऑब्जर्व होता है कंडक्टर्स में। आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इन विच वैलेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें ये वैलेंस बैंड पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा कंडक्शन बैंड में। तो ये हमारा रहता है इंसुलेटर। तो हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सब इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये वैलेंस शेल में रहता है। तो आप देखिए इसमें वैलेंस बैंड पूरी तरह से ये भरा हुआ रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर। इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। द बैंड गैप इज लार्ज इन कंडक्टर, ये हमारा फॉल्स है। बैंड गैप जो रहता है कंडक्टर में देखिए ये 0 वोल्ट है, तो इसको हमको एनर्जी नहीं देनी पड़ती इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए। बैंड गैप इज 0 इन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की बैंड गैप बहुत लार्ज रहती है। तो आप देखिए जिस मटेरियल की बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहता है तो इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो जिस मटेरियल की बैंड गैप की एनर्जी 0 रहती है इसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो बैंड गैप जो रहता है ये बहुत लार्ज रहता है इंसुलेटर में, तो ये 0 नहीं रहता है। तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पर ये फॉल्स है। द बैंड गैप इन सिलिकॉन कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये बैंड गैप जो है सिलिकॉन के अंदर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये हमारा ट्रू है। बैंड गैप इन जर्मेनियम कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी हमारा देखिए ट्रू है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बेसिकली क्या है, ये सेमी कंडक्टर्स है। तो इसकी बैंड गैप एनर्जी जो रहेगी ये 3 से कम रहेगी। तो ये जो मटेरियल्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारा सेमी कंडक्टर है, तो इसकी बैंड गैप एनर्जी 3 से कम रहती है। तो इसके लिए इसको सेमी कंडक्टर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावेलेंट का मतलब क्या है कि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कि फॉस्फोरस, फॉस्फोर का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। तो फर्स्ट शेल में 2 जाएगा, सेकेंड शेल में 8 जाएगा, लास्ट शेल में 5 जाएगा, क्योंकि शेल फिलिंग कैसे होता है? 2n² से। तो ये हमारा शेल नंबर है। तो अगर आप फर्स्ट शेल लोगे तो इसमें 2 जाएगा, सेकेंड शेल लोगे तो 8 जाएगा, थर्ड शेल लोगे तो आप देखिए 18 जाएगा। लेकिन हमारा बचा हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए इसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब लास्ट शेल में 3 होना चाहिए। तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखिए जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आप देखिए यहाँ पर ये 13 है। तो फर्स्ट शेल में 2 रहेगा, सेकेंड शेल में 8 रहेगा, लास्ट शेल में 3 रहेगा। तो लास्ट शेल में 3 है, इसके लिए इसको ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कहा जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल जो रहेगा देखिए आप, एल्यूमिनियम है यहाँ पर, तो ये आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी, ये जो है ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है।
तो बोरॉन, ये बोरॉन, गैलियम और एल्यूमिनियम ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है क्योंकि इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसका आंसर डी आएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर इन, तो जिस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं, तो अगर आप कोई सेमीकंडक्टर ले रहे हो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत है और होल्स बहुत कम है, तो उसको हम बोलेंगे एन टाइप। तो जिस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं, होल्स कम रहते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है और होल्स माइनॉरिटी है, तो इसको हम कहते हैं एन टाइप। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर एन टाइप होगा। अब ऐसा कोई सेमीकंडक्टर आप लेते हो कि जिसमें होल ज़्यादा है, जिसमें होल्स बहुत भरे हुए, बहुत सारे होल्स भरे हुए और इलेक्ट्रॉन्स कम है, होल्स ज़्यादा है। तो होल्स अगर ज़्यादा है, यानी होल्स मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है, तो उसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, यानी अगर आप मिलावट कर रहे हो किसी से प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आप मिलावट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके क्या बनाते हैं, एन टाइप बनाते हैं या पी टाइप बनाते हैं। तो अगर आप मिलावट कर रहे हो और कोई सेमीकंडक्टर बना रहे हो जैसे एन टाइप और पी टाइप, आप इम्प्योरिटी ऐड करके अगर ये बना रहे हो, तो इसको प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, तो ये ट्रू रहेगा। इंट्रिंसिक मतलब हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अगर आप इंट्रिंसिक ले रहे हो मतलब ये प्योर रहेगा, तो प्योर में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इतने ही उसमें होल्स रहते हैं, तो इसमें इक्वल नंबर रहते हैं, तो तभी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा। प्योर मतलब सेम अमाउंट रहेगा इलेक्ट्रॉन एंड होल। इसमें दिया हुआ है उल्टा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कम होल दिया हुआ है। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है कि आई टाइप सेमीकंडक्टर में आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बता रहे हो, कम होल बता रहे हो, तो ये फॉल्स है, उसमें इक्वल रहते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ये थोड़ा फॉल्स है क्योंकि इंट्रिंसिक प्योर में इक्वल नंबर रहते हैं। ये एक्सट्रिंसिक मतलब आपका इम्प्योर है, तो इम्प्योर में आपका इक्वल नंबर नहीं रहेगा, आपका अनइक्वल नंबर रहेगा। एन टाइप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, पी टाइप रहेगा तो होल ज़्यादा रहेगा, तो ये इम्प्योर में इक्वल नंबर नहीं रहेगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर इक्वल नंबर, ये आपका फॉल्स रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, ये आपका फॉल्स है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर लेके आपका डायोड्स बनाया जाता है, पी एन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, एन पी एन ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, पी एन पी ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, तो इंट्रिंसिक नहीं यूज होता है, तो ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है हॉल वोल्टेज फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हॉल वोल्टेज कब मिलता है, आप अगर कोई एक सेमीकंडक्टर या कंडक्टर को ले रहे हो, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो मान लो अगर ये सेमीकंडक्टर है और ये इस तरह से रखा गया है, ये सेमीकंडक्टर इस तरह से रखा गया है और मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई की गई है परपेंडिकुलर, तो इसके अक्रॉस जो हॉल वोल्टेज अगर आप मेजर करने जाओगे, इसके अक्रॉस जो हॉल वोल्टेज आने वाला है आपका, आप देखिए अगर ये हॉल वोल्टेज अगर आप मेजर करोगे, इसके अक्रॉस आपको हॉल वोल्टेज मिलेगा जब इस सैंपल के अंदर करंट पास होगा। तो जब इस सैंपल के अंदर करंट पास होगा तब क्या होगा, इसके अक्रॉस आपको एक हॉल वोल्टेज मिलेगा जो आप मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने एक मल्टीमीटर लगाया हुआ है तो इसके अक्रॉस क्या होगा, आपको एक हॉल वोल्टेज मिलेगा, वो आप मेजर कर सकते हो। तो अगर ये सैंपल देखिए, अगर आपका एन टाइप है तो ये हॉल वोल्टेज जो रहेगा नेगेटिव आएगा, अगर ये पी टाइप है तो आपका ये हॉल वोल्टेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हॉल वोल्टेज निकालने, अगर हॉल वोल्टेज निकालने से हम मालूम कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एन टाइप है कि पी टाइप है, तो इसको हॉल इफेक्ट कहा जाता है, डीसी हॉल इफेक्ट कहा जाता है। तो हम हॉल वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अगर वो नेगेटिव आता है। और अगर आप हॉल इफेक्ट का यूज़ क्या होता है कि आप सेमीकंडक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो एन टाइप है कि पी टाइप है, फिर उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, होल्स का कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आप ये फाइंड कर सकते हो। तो हॉल इफेक्ट इज़ यूज टू मेजर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है। सेमीकंडक्टर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एन टाइप है कि पी टाइप है, आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, डिफ्यूजन करंट इज़ बिकॉज ऑफ। तो देखिए अगर आप एक सैंपल लेते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर का सैंपल लिया हुआ है और यहाँ पर चार्ज कैरियर देखिए नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पर देखिए ये
मान लो अगर ये पी टाइप मटेरियल है तो यहाँ पर देखिए चार्ज कैरियर ज़्यादा है। आप थोड़ा आगे जाओगे तो देखिए यहाँ पर चार्ज कैरियर कम है, यहाँ पर देखिए और चार्ज कम है, यहाँ पर कम है। जब ये चार्ज कैरियर देखिए ऐसे खुद से ये मूव होने लगेंगे अपने आप से, जब ये मूव होने लगेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब ये खुद से ऐसे मूव होते हैं तो इसको कहा जाता है डिफ्यूजन करंट। तो बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्मली नहीं है इसमें। जब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, तब आपको एक करंट मिलेगा। चार्ज कैरियर जो अपने आप से ऐसे फ्लो होने लगेंगे बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन यूनिफॉर्म कैरियर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब आपको ये करंट मिलेगा, इसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। मतलब आपने कोई बैटरी नहीं लगाया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हो, चार्ज कैरियर अपने आप से यहाँ पर मूव हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। जैसे हमारा घर पे हम लोग स्मोक लगाते हैं तो स्मोक अपने आप से मूव होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसी तरह से ये डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। अब देखिए हॉल वोल्टेज जो है, अगर यहाँ पर आपने सैंपल पी टाइप का लगाया हुआ है तो यहाँ पर हमने पहले एन टाइप का सैंपल लगाया था। अगर आप पी टाइप का सैंपल लगाते हो तो हॉल वोल्टेज जो रहेगा आपको ये पॉजिटिव आएगा। तो मैंने बताया था हॉल इफेक्ट में क्या होता है, हॉल वोल्टेज से हम मालूम कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारा पी टाइप है कि एन टाइप है, हम उसमें कितने पॉपुलेशन से चार्ज कैरियर कितने। जैसे अगर आप एन टाइप लेते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अगर आप पी टाइप लेते हो तो उसमें 1 मीटर क्यूब में होल्स कितना है। तो आप चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। तो ये हॉल इफेक्ट का यूज़ क्या रहता है, आप उस सैंपल के अंदर चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। वो सैंपल आपका एन टाइप है कि पी टाइप है आप मालूम कर सकते हो। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है उसकी आप स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट है हॉल इफेक्ट के। अब देखिए विच ऑफ दिस मटेरियल डज नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मटेरियल के पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल नहीं है। तो देखिए एक जो मटेरियल रहता है जिसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके अंदर जो एटम्स रहते हैं बेसिकली ये मैग्नेट की तरह नहीं रहते। लेकिन आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है इस एटम को। तो अगर आप इस एटम को मैग्नेट के सामने रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म आ जाता है। मतलब इंड्यूस मतलब क्या रहता है, ये टेम्पररी रहता है। तो आप देखिए ये टेम्पररी रहता है तो इसके सामने ऐसा मैग्नेटिज्म आ जाएगा तो ये एटम जो रहेगा ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल रहेगा और ये साउथ पोल रहेगा और ये रिपेल हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो ये पूरा सब्सटेंस जो रहता है रिपेल हो जाता है। तो एटम के अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म आता है। तो जैसे ही सब्सटेंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में बाहर निकाल दिया है तो ये एटम रहेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है इस डायटोमिक एटम को, इसके अंदर इंड्यूस एटॉमिक पोलैरिटीज़ डाल सकता है नॉर्थ और साउथ। जैसे एटम को बाहर निकालेंगे इसकी इंड्यूस पोलैरिटीज़ निकल जाएगी, यानी कि ये जो फ्री पोल्स आए थे नॉर्थ एंड साउथ ये निकल जाएंगे। तो डज नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, ये आपका डायमैग्नेटिक रहेगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल पोजेसिस परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, नो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल, नन ऑफ द अबव, नो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि हमेशा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा उसका मैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल्स रहते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स रहते हैं, लेकिन उनके बीच में इंट्रैक्शन जो रहता है आप देखिए ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रहता है। तो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट बट इंट्रैक्शन इज निग्लिजिबल, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल डू नॉट एग्जिस्ट, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट एंड इंट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, permanent magnetic dipole exists and the interaction between neighboring dipole is very strong, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में और मे नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने बताया था कि परमानेंट डायपोल रहता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, लेकिन उनके बीच में जो इंट्रैक्शन रहता है वो आप देखिए वो निग्लिजिबल रहता है, बहुत ही निग्लिजिबल रहता है, तो ऑलमोस्ट जीरो के करीब रहता है। तो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट बट इंट्रैक्शन बिटवीन द डायपोल्स इज निग्लिजिबल, तो इसका आंसर ए रहेगा। तो इसके वजह से इसके अंदर डोमेन्स नहीं बन पाता है। इन विच टाइप ऑफ मटेरियल दी मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो आप देखिए मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी जो रहती है ये देखिए ये ऑर्डरिंग से रिलेटेड रहती है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी जो रहता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी लॉ ओबे करता है, आप देखिए सक्सेबिलिटी इज इक्वल टू C अपॉन टेम्परेचर।
और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्यूरी विसिस लॉ को ओबे करता है, सक्सेसिबिलिटी इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी माइनस थीटा। तो आप देखिए ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, तो इनको ऑर्डरिंग में जो लाना रहता है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो आप इसको ऑर्डर में ला सकते हो, लेकिन जितना टेम्परेचर इसका हाई रहेगा तो इतना ऑर्डरिंग में लाना इसका डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इसकी सक्सेसिबिलिटी जो रहती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मटेरियल में मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो वो रहता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा रहता है कि उसकी सक्सेसिबिलिटी जो रहती है वो इंडिपेंडेंट रहती है टेम्परेचर की। तो इसकी सक्सेसिबिलिटी जो रहती है, आप देखिए ये मैग्नेटिक मटेरियल जो रहता है ये इसकी सक्सेसिबिलिटी जो रहती है ये कांस्टेंट रहती है। तो अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा भी रहे हो या कम भी कर रहे हो तो भी इसकी सक्सेसिबिलिटी देखिए नेगेटिव रहती है और एक इसकी यूनिफॉर्म वैल्यू रहती है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसकी सक्सेसिबिलिटी जो रहती है बेसिकली ये यूनिफॉर्म रहती है, नेगेटिव रहती है और 10⁻⁵ में रहती है। तो आपने अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने लिया हुआ है और इसके टेम्परेचर को आप जो कर रहे हो, अगर आप इसकी देखिए यहाँ पर टेम्परेचर वैसे सक्सेसिबिलिटी का मैं ग्राफ निकालता हूँ तो आप देखिए इसकी सक्सेसिबिलिटी जो रहेगी वो नेगेटिव ही रहेगी। तो आप अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो लेकिन इसकी सक्सेसिबिलिटी जो रहेगी ये नेगेटिव रहेगी 10⁻⁵ तो ये थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। तो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। द सक्सेसिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज अबाउट -10⁻⁵. Now, which of the following material is repelled by an external magnetic field? कौन सा मटेरियल रिपेल हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में? आप देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल जो रहता है ये रिपेल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब आप देखिए कौन सा मटेरियल जो रहता है मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो जाएगा। ये देखिए अगर ये नॉर्थ पोल है तो अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को डालते हो इसके अंदर तो ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा हुआ है और ये साउथ पोल रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा नॉर्थ से लेके साउथ में। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो रहेगा ये रिपेल हो जाएगा। आप देखिए ये रिपेल हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल को डाला हुआ है तो मैंने बताया हुआ है कि उसके एटम्स के अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म आ जाता है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आता है तो रिपेल हो जाता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर अलाइन करता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो जैसे आप इसको यहाँ पर रखोगे, ऐसे मटेरियल को अगर आपने यहाँ पर रखा हुआ है, देखो ऐसा अगर आपने रखा हुआ है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल आएगा और साउथ पोल आ जाएगा और उनके बीच में रिपल्शन होगा और ये परपेंडिकुलर सेट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। और कॉपर जो है ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये कॉपर आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ जाते हैं। एज इन क्यूरी टेम्परेचर, एट क्यूरी टेम्परेचर द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या रहता है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप यहाँ पर अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हो तो उसमें डोमेन्स रहते हैं। तो डाइपोल्स के अंदर इंट्रैक्शन इतना स्ट्रांग रहता है कि वो एक ग्रुप बना लेता है, उस ग्रुप को हम कहते हैं डोमेन्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने डोमेन बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक डोमेन बनाया हुआ है और यहाँ पर मैं एक डोमेन बना रहा हूँ। तो ये डाइपोल्स के बीच में इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है और ये ग्रुपिंग कर लेता है और इस ग्रुपिंग को हम कहते हैं डोमेन। तो बहुत स्ट्रांग इंट्रैक्शन होता है। लेकिन जब इस मटेरियल को आप हीटिंग स्टार्ट करोगे, अगर आप इस मटेरियल की हीटिंग स्टार्ट कर रहे हो, देखो आप इसको हीट कर रहे हो, आप इसको रेड हॉट कर रहे हो, तो ये डोमेन सब निकल जाएंगे और ये मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एट क्यूरी टेम्परेचर में ये ज़ीरो रहता है। तो आप देखिए जब आप इसको हीट करोगे तो ये डोमेन्स पूरा निकल जाएगा और ये डिसऑर्डर में आ जाएगा। अगर आप इसको हीटिंग कर रहे हो और आपने इसको रेड हॉट कर दिया, एकदम बहुत हीट कर दिया है, तो ये देखिए ये डिसऑर्डर में आ जाएगा और ये इस तरह से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो क्यूरी टेम्परेचर में इसकी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो रहती है वो ज़ीरो हो जाती है। द मैग्नेटिक मटेरियल इन विच परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन स्पिन आर ऑलरेडी अलाइन ड्यू टू द बाउंडिंग फोर्सेज आर नोन एज। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि जिस एटम्स जो रहते हैं इनके एटम्स के स्पिन जो रहते हैं ये ऑलरेडी अलाइन रहते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मटेरियल इन विच परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, तो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल जो है कि ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रहते हैं और उनके बीच में जो बाउंडिंग फोर्स रहता है वो स्ट्रांग रहता है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रहता है।
और आप देखिए अगर इस मटेरियल को हमने अगर लोअर टेम्परेचर में लिया हुआ है, लोअर टेम्परेचर में अगर आप ले रहे हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो आप देखिए उसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, मतलब आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और ये परमानेंट मैग्नेट बन गया है। तो ऑल डाइपोल्स दे विल बी अलाइंड इन वन डायरेक्शन। तो इसके अंदर बॉन्डिंग फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो आप देखिए परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल इन विच परमानेंट मैग्नेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पिन आर ऑलरेडी अलाइन। तो इसके जो इलेक्ट्रिक स्पिन रहते हैं ये ऑलरेडी अलाइन रहते हैं ड्यू टू बॉन्डिंग फोर्सेस। तो इसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर इस सब्सटेंस को आपने मैग्नेट बना दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल के, तो आपको एक सिंगल डोमेन मिलेगा। तो आप देखिए ये सब्सटेंस हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने ऐसे पहले आपको बताया हुआ है कि डोमेन्स रहते हैं और ये हर एटम जो रहता है मैग्नेट की तरह रहता है और एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहता है। तो उसका स्पिन जो रहता है ऑलरेडी अलाइन रहता है बिकॉज ऑफ बाउंडिंग फोर्सेस। तो इसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, आपकी सक्सेसिबिलिटी देखिए यहाँ पर ये बहुत लार्ज रहती है, बहुत लार्ज रहती है, ग्रेटर देन 1 रहता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दी सक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव रहता है, वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव रहता है। और रिलेटिव परमेबिलिटी, अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालोगे, आप देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा हुआ है इधर, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, सब लाइंस को अपने पास ऐसा खींच लेता है। कुछ भी लाइन ऐसे एयर में नहीं लगता है, पूरे के पूरे लाइंस को यहाँ पर वो खींच लेगा। तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो रहती है ये बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये 1000 से भी ज़्यादा रहती है, 1000 या मोर रहती है। तो ये सब पूरे लाइंस को यहाँ पर खींच लेता है। अ पीस ऑफ आयन इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने आयन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो आयन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो सब आयन मैग्नेटिक लाइंस को क्या कर लेगा, वो यहाँ पर बेंड करेगा और उस पीस के अंदर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आप देखिए इसका आंसर बी रहेगा। तो फेरो मतलब आयन टाइप ऑफ मटेरियल रहता है। तो अगर आपने आयन को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, देखिए बहुत ही हाई रहती है, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा रहता है। तो पूरे लाइंस को वो खींच लेगा, अंदर कॉन्सेंट्रेट कर लेगा। तो इसका आंसर देखिए 5 का ये बी वाला आएगा। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। वेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज करते हो, अगर आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया हुआ और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और आप उसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, तो उसकी जो डायमेंशन रहती है आप देखिए ये बढ़ जाती है, यानी कि उसकी लेंथ क्या हो जाएगी। अगर आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया हुआ है और आप उसको एक मैग्नेटाइज कर रहे हो, मतलब कॉइल के अंदर डाल के कॉइल में करंट पास कर रहे हो, आप उसको मैग्नेट बना रहे हो, तो उसकी लेंथ या तो बढ़ेगी या तो कम हो जाएगी। उस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो देखिए इसका आंसर ये बी आएगा। तो उसकी लेंथ या तो बढ़ेगी या तो थोड़ी कम हो जाएगी। फेराइड जो है देखिए बेसिकली ये इंसुलेटर है। अगर आप इसको फेराइड को अगर कॉइल के अंदर डालते हो और कॉइल में करंट पास कर रहे हो, तो ये इंसुलेटर है, तो इसके अंदर कोई करंट पास नहीं होगा, तो एडी करंट जो रहता है वो पास नहीं होगा। फेराइड बेसिकली ये सिरेमिक मटेरियल का बना रहता है, मट्टी वाला, तो इसमें लो एडी करंट लॉस रहेगा। आप देखिए इसमें कोई हीटिंग नहीं प्रोड्यूस होगी, पावर डिसिपेशन नहीं होगा, तो इसमें लो एडी करंट रहेगा। द टेम्परेचर बिलो विच सर्टन मटेरियल आर एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड अबव विच दे आर पैरामैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, एक टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, मतलब उसमें डिसऑर्डर आ जाती है। एटॉमिक डाइपोल्स में क्या हो जाता है, डिसऑर्डर आ जाता है, और उसकी जो ऑर्डरिंग रहती है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आप जानते हो इस तरह का ऑर्डरिंग रहता है डाइपोल्स के बीच में। तो ये ऑर्डरिंग कैंसिल हो जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में और वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। उस टेम्परेचर को यहाँ पर नील टेम्परेचर कहा गया है। तो इसका आंसर देखिए ये सी आएगा। अब फेराइड जो है ये इंसुलेटर है, ये मट्टी का मटेरियल है, ये सिरामिक मटेरियल है, तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई रहेगी।